जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत आप सभी का 7 फरवरी 2026 के एग्जाम पर करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लिए गए। टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वासजेस पर्वत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण होगा वासजेस पर्वत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। वासजेस पर्वत या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन ए कह रहा है। कथन बी कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की, ए बी दोनों सही हैं परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की, ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? कथन ए कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो यह बात सही होगा। दूसरा कथन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। दोनों ही कथन सही होंगे, व्याख्या भी सही कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों कथन सही हैं, बी सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कथन बी कह रहा है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल कर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। वहीं कथन सी है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। ऑप्शन है बी एवं सी सही है, ए गलत है, ए एवं बी सही है, सी गलत है, ए बी सी तीनों सही हैं, ए ओम सी सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। दिसंबर 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया। कायांतरित सेल के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल पर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, तो यह भी कथन सही होगा। थर्ड कथन है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है एग्जाम में सीटर के, संगमरमर किस प्रकार का सेल है, तो यह है कायांतरित सेल, तो यह भी कथन सही होगा। तीनों ही कथन सही हैं, थर्ड ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2018, इसके बाद 2019 और 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पढ़ाया भी जा चुका है। क्वेश्चन अब आसान है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो वह है मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है मध्यमंडल। समताप मंडल की बात कर लें, समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। साथ में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो वह है समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल पाया जाता है। और वहीं बात कर लें मध्यमंडल, यहाँ पर उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवाह से जुड़ा हुआ है। लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? लोगों के आवागमन से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है ये पवनें वर्ष पर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी से क्वेश्चन है। जियोग्राफी से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। अस्थायी पवनों के संबंध में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, ए और बी। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, तो उसे हम अस्थायी पवन कहते हैं। फर्स्ट कथन सही होगा। दूसरा कथन है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, तो यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ये उदाहरण हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा होता है शीतोष्ण घास का मैदान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। दूसरा कथन है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? जलवायु के संबंध में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, ए और बी। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, तो यह बात गलत होगा। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, तो यह भी गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं, तो इसको करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये दोनों किसके लक्षण हैं? बायोगैस के, प्राकृतिक गैस के, भूतापीय ऊर्जा के या मोम के। कौन सा ऑप्शन राइट है? दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करना है। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। ये दोनों लक्षण जो हैं प्राकृतिक गैस के, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। प्राकृतिक गैस के दोनों लक्षण दिए गए हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? यह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।
अंटार्कटिका भारत का शोध संस्थान मैत्री या अवस्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज आधात्वित होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ये नहीं शब्द जो है एग्जाम में ध्यान देने की बात है, यहाँ से गलतियाँ होती रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो आप सभी कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी खनिज आधात्वित होते हैं, तो यह बात गलत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सभी खनिज आधात्वित होते हैं, यह गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंध और उसकी सहायक नदियाँ। दूसरे कॉलम में आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर, आरंभिक कृषि। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर नर्मदा घाटी का संबंध होगा आखेटक और संग्रहण। ए का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है, ए का संबंध पहले से दिया गया है, ए का संबंध पाँचवें से है, ए का संबंध पाँचवें से। तीन ऑप्शन गलत हो गए। इस प्रकार से एग्जाम में भी हल करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। वज्जी का संबंध होगा आरंभिक गणतंत्र, यानी यहाँ पर बी का जो संबंध होगा पहले से। गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि, सी का संबंध है पाँचवें से। गंगा घाटी, गंगा घाटी का संबंध होगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, डी का संबंध यहाँ पर तीसरे से है। सिंध और उसकी सहायक नदियाँ, प्रथम नगर, तो यहाँ पर ई का जो संबंध होगा फोर्थ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। कथन भी कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या बी है। ए भी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। तो यह बात गलत होगा, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों में अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो यह बात सही होगा, दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। पहला कथन कह रहा है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कथन बी कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन है ए भी दोनों सही हैं, एक ही सही व्याख्या बी है। ए भी दोनों सही हैं किंतु एक ही सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उन्नीसवीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। तो पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यह भी कथन सही होगा। व्याख्या नहीं सही कर रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये भी दोनों सही है किंतु एक ही सही व्याख्या भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पातशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका नामक स्थान पर स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। पहला कथन कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ऑप्शन है ए भी दोनों सही हैं तथा एक ही सही व्याख्या बी है। ए भी दोनों सही हैं किंतु एक ही सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं 18 से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में। पहला कथन कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। यह बात जो है गलत होगा, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। यह कथन जो है सही है, पहला गलत है किंतु दूसरा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटेम्पररी एरा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बीसी का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा हुआ है बी फोर कॉमन एरा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी फोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? उस समय की कृतियों में उन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हम यह कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भारत में पुरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है और इन अंडों के मनके भी बनाए जाते थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, संभवतः नदियां सूख गई होगी। सही व्याख्या का चयन करें। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं। इन कारणों में कौन से सही हैं? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, तो ऐसा कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का पतन का। जंगलों का विनाश हो गया होगा, यह भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, तो यह गलत होगा। संभवतः नदियाँ सूख गई थीं, तो यह भी सही होगा। ए, बी और डी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। दूसरा ऑप्शन है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, तो यह गलत होगा। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें भी अभी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, गलत है। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ, तो यह भी गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। दूसरा ऑप्शन है, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। थर्ड कथन कह रहा है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। फोर्थ ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से क्वेश्चन है। लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तक इतिहास से पूछे जाएंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ से करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 45 से 50 क्वेश्चन तक आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है,
खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के अंतर्गत सही क्या है? दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत पूछा हुआ है, नेगेटिव। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है। समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो यह बात सही होगा। अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। तो जनजाति जो समूह होते थे ये लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। दूसरा कथन गलत होगा। यहाँ पर गलत कथन ही पूछा हुआ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। यह भी सही है। जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। तो यह भी सही होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। कौन सा ऑप्शन राइट है? 1857 की क्रांति से यहाँ पर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 करा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री की बात कर लें तो प्रधानमंत्री था पामस्तन। ब्रिटेन की महारानी उस समय महारानी थी विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रतीक क्या था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रतीक था रोटी और कमल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पर भी नेगेटिव पूछा हुआ है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। फोर्थ ऑप्शन करें जनता को मतदान का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की विशेषता नहीं है जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यह गलत है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, यह सही होगा। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, यह भी सही है। जनता को मतदान का अधिकार, यह भी कथन सही होगा। थर्ड ऑप्शन गलत है और यही करेक्ट होगा। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानमंडलों तथा कार्यकारी पदों के लिए भेजते हैं और वही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, न कि जनता।
थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह पढ़ाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो वह है लद्दाख। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी की बात कर लें, यहाँ की राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी लेह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा, अर्थात उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों जैसे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। इसके अपीली न्याय क्षेत्र को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरा है दीवानी मामलों में अपील, तीसरा जो होगा आपराधिक मामलों में अपील, चौथा है विशेष अनुमति द्वारा अपील, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, तो यह जो है प्रायद्वीपीय पठार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, तो यह भी जो है प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है, तो यह भी सही होगा। इस पठार का पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, तो यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो यह बात जो है गलत होगा। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं गुजरती हैं, तो यह कथन सही होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यह जो है ग्लोब है। 0 अंश अक्षांश रेखा को इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 अंश अक्षांश के उत्तरी में 23.5 अंश अक्षांश रेखा उत्तर, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा।
0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। और ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, या जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे एशिया से अलग करता है। यूराल पर्वत जो है या यूरोप और एशिया से अलग करता है। यूरोप और एशिया को आपस में अलग करता है यूराल पर्वत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती हैं। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की। गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नीस में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की। कार्यस्थलों पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कार्यस्थलों पर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 1997 के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, केंद्र सरकार। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर लें, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्य द्वारा नियुक्ति करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है नगर निगम वार्ड काउंसलर।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नगर निगम वार्ड काउंसिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वसा निर्देश क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बताइए। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वासु निर्देश क्या है? डीके वासु निर्देश है, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां। कौन सा ऑप्शन राइट है? वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुसूचित जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत एक, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या होगा? हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, यह जो है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ऑप्शन है केवल कथन ए सही है, दोनों कथन ए एवं बी सही है, कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है, कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो यह कथन सही होगा। दूसरा कथन है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो यह भी कथन सही है, दोनों ही कथन सही हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, यह निगेटिव टैग वर्ड है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, तो यह बात सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना भी निगेटिव टैग वर्ड है, गलत होगा। समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, तो यह भी गलत होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं निश्चित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये क्वेश्चन पेडागोजी से हैं, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे पेडागोजी से, वह भी एसएसटी में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। तो यह बात सही है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। तो यह भी कथन सही होगा। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। तो यह भी कथन सही होगा। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो यह गलत होगा। फोर्थ कथन गलत है। ए, बी, सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चित्रकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए सही है, केवल बी सही है, सी और डी सही है, ए, बी, सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी पेडागोजी से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों में कौन से कथन सही हैं? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। यह बात जो है सही होगा। चित्रकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया। यह गलत होगा। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। यह भी कथन गलत होगा। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। यह भी कथन गलत होगा। तीनों ही कथन गलत हैं, केवल कथन ए सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। दूसरा कथन है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। सही विकल्प का चयन करें। ए और बी सही है, ए एवं सी सही है, बी एवं सी सही है, केवल बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। यह कथन सही होगा। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। यह गलत होगा।
शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो यह भी सही है। ए एवं सी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चयन करें। ए बी तथा सी सही है, ए सी तथा डी सही है, बी सी तथा डी सही है, केवल सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर वही वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। दूसरा कथन भी सही है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। तो यह भी कथन सही होगा। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो यह गलत है। डी कथन गलत होगा। ए बी सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए तथा बी सही है, केवल ए सी तथा डी सही है, केवल बी सही है, केवल बी सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी से। यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। यह सही होगा। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। आकर्षक दृश्यों वाले क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है तो यहाँ पर दृश्य उसके काम का नहीं होगा। सेकंड कथन गलत है। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। तो यह भी सही है। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। तो यह भी कथन सही होगा। ए सी और डी कथन सही है। सेकंड ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। सही विकल्प का चयन करें। ए एवं बी सही है, ए बी एवं सी सही है, ए बी एवं डी सही है, ए सी एवं डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह कथन सही होगा। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है। यह भी कथन सही है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। यह गलत होगा। सी कथन गलत है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। यह भी कथन सही होगा। ए बी और डी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण में एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के
सुझावों की कोशिश करने वाले, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए एवं बी सही है, केवल ए बी सी सही है, केवल ए बी डी सही है, केवल बी सी डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये सभी क्वेश्चन पेडागोजी से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, यह सही होगा। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, यह भी कथन सही है। समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, यह भी कथन सही होगा। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, यह गलत होगा। डी कथन गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, केवल ए बी एवं सी सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिगम समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पाठचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए एवं बी सही है, केवल ए एवं सी सही है, केवल बी एवं डी सही है, केवल बी सी एवं डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पाठचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, यह सही होगा। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, यह गलत होगा। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, यह भी कथन सही होगा। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, यह गलत होगा। ए एवं सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, केवल ए एवं सी कथन सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिम्मेदारी से कैसे जुड़े हुए हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला, जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है, जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण होगा, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रम में जीरो, बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से
विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, नागालैंड व त्रिपुरा एक समय रेखा पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में और यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। पेडागोजी से क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में से सभी को करने को प्रोत्साहित करती हैं, केवल इसको छोड़कर। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, तो यह गलत होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता से क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित यानी प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोत के ट्राई एंगुलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए तथा सी सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल बी तथा डी सही है, केवल सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, तो यह गलत होगा। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितने भी पुरानी हो, तो यह सही है। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, गलत होगा। स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, तो यह भी सही है। बी एवं डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर सख्त समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। कथन डी कह रहा है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन यह लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोत्साहित किया जा सकता है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। यह कथन सही होगा। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर सख्त समीकरण के रूप में देखकर। यह भी कथन सही होगा। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। यह भी कथन सही है। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। यह गलत होगा। यहाँ पर ए बी सी कथन सही है, सेकंड ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास से छठ शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर और बदलाव को खोजें। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। डी कथन कह रहा है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें, सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर भी चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। तो यह बात सही है, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। यह भी सही होगा। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। तो यह गलत होगा। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखें। यह भी कथन सही है। ए बी और डी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण रहित हवा अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया। समानता, जीवन, न्याय, आजादी। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया। तो वह है जीवन का अधिकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, M.K. गांधी, राजेंद्र यादव। कौन सा ऑप्शन राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया और इस समय यह क्वेश्चन कथन में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था दिसंबर 2019 में। यह क्वेश्चन जो है दिसंबर 2019 का है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में विविधता में एकता का मुहावरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रमुख राष्ट्रीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित नेहरू ने यह मुहावरा भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय, विभिन्न खान पान, पहनावा आदि को देखते हुए प्रयोग किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इम्पॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति
के अध्यक्ष कौन थे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो वह हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 4 सदस्य, 1 सदस्य, 2 सदस्य या कोई भी नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट है? लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो वह है 2 सदस्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो वह है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? और यह आखिरी क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? यहां पर जो है लोकतंत्र हो गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लोकतंत्र। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है, तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो है नेपाल में पहले राजतंत्र था, 2006 में बदलकर लोकतंत्र हो गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।